वेलकम बैक दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं रीड फॉर एग्ज़ाम इस चैनल पे। तो और बिना देरी किए मैं क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ता हूं। 71st बीपीएससी के लिए टेस्ट डिस्कशन है एडिटोरिया का। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर जुडिशियल रिव्यू एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो है ऑप्शन ए, उसमें केशव नंदा भारती केस, इसमें जो है बेसिक डॉक्ट्राइन का जो केस है, इसमें पहली बार बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और फिर जो है इसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बताया था। तो इसका आंसर हो गया डी, है ना। इसमें डॉक्ट्राइन जो था बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें ये बताया गया। और इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू तो बताया गया कि ये एक बेसिक डॉक्ट्राइन है। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि एनजीएसी एक्ट वाज पास बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2014। इसमें जे का फुल फॉर्म क्या होता है वो, तो इसमें इसका वेरी इजी है, वो जुडिशियल होता है इसका आंसर। और पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें जज जो अंदर खुद ही वो अपॉइंट करते हैं खुद को कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनेगा, तो इसी में सुधार करने के लिए 2014 में गवर्नमेंट लेके आई थी, पार्लियामेंट के थ्रू वो उन्होंने लाया था, पर पास भी कर दिया था, लेकिन फिर जुडिशरी ने उसको खारिज कर दिया कि ये हमारे सिस्टम में जो है इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो बना नहीं था कुछ। तो इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, यही था इसका फुल फॉर्म, जे फॉर जुडिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं स्टेटमेंट एंड डिसीजन। द डिसीजन एंड order of the high court are binding in all authorities, citizens and government institutions of the state. The high court is the court of record। तो इसमें बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बिल्कुल दोनों इसमें सही है। इसका आंसर ए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये काफ़ी वेल नोन है, ये 2010 जो है 2010 में जो है इसका आंसर सी होगा। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट जो रिलेटेड है इससे, ये 2010 में हुआ था, है ना, 2010 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वालिफिकेशन इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर अंडर द आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए उनका, ही शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड इन सिन और इन्वॉल्वमेंट एंड ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। तो इसका जो है वो बी नंबर, ये गलत है, बाकी सारे सही है ना। तो ये इसका ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये जो है ये गलत है। बिलोंग टू द असेंबली इन ही टू बी अपॉइंटेड, क्या होता है कि वो
अदर स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पहला जो है, द emoluments and allowances of the governor of a state cannot be reduced during his term of office। ये सही है। criminal proceedings can be instituted against the governor of a state during his term of office on the ground of constitutional misconduct। बिल्कुल ये ऐसा गलत है। ये जब तक वो ऑफिस में होते हैं तब तक उनके ऊपर कुछ नहीं किया जाता है। अगर वो ऑफिस में नहीं है तो उनके ऊपर वो चीज़ों को फिर से रिएक्टिवेट किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 जुडिशियल पावर्स। आर्टिकल, ये जो है पहला वाला बिल्कुल सही मैच है। 161 में इसकी बात करता है। पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस जो है ये आर्टिकल 213 बात करता है। ये पावर टू गिव एसेंट टू बिल आर्टिकल 200। ये आई थिंक ये PYQ भी है बीपीएससी में। ये शायद इसको पहले पूछा जा चुका है इस सवाल को, किसी इसे ये ने पूछा है, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। एंड जो बचा हुआ है इसका आंसर हो जाएगा सी ना, ए का 1, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2। ये है आर्टिकल 174 इस बारे में बात करता है। तो 19 में क्या है, अंडर आर्टिकल डैश द गवर्नर कैन एक्ट इन सर्टेन लिमिटेड मैटर इन हिज डिस्क्रिप्शन। जो है आर्टिकल, ये आर्टिकल है ये 163। ये जो है पार्ट 6 में है और ये आर्टिकल है 163। ये इसके में बात करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। It will be the duty of the chief minister to provide all the information related to the executive or legislator of the state to the governor. This provision has been made in article 167। काफी आर्टिकल्स पे, एक आर्टिकल तो पूछता ही है बीपीएससी के एग्जाम में। तो इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। एक बहुत ही आसान सवाल, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। आपने देखा होगा कहीं में शपथ ग्रहण समारोह जब होता है तो चीफ मिनिस्टर को जो गवर्नर होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। 22 में देखते हैं नेक्स्ट 22 में, इन इंडिया द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी मोर देन हाफ द साइज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। ये 1/3 आई थिंक 1/3 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ बिल्कुल ये और ये आर्टिकल 171 इसके बारे में बात करता है। तो पहला वाला गलत हो गया। द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन, ये भी गलत। गवर्नर नहीं करते, वो खुद ही उनमें ही होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल खुद को अपॉइंट करते हैं। तो इसका जो हो गया आंसर हो गया डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकल बॉडी। लोकल बॉडी से होता है 1/3 होता है ना। जो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, जो गवर्नर के द्वारा होता है 1/6। ये इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 years है ना। ये हो गया 1/12 होता है।
ऐसे ही होता है। एंड ग्रेजुएट ये होता है 1/, ये भी 1/12 ही होता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली से भी होता है इसमें, वो 1/3 लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, हम मैच करना है इसमें। पहला में है कि टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आर्टिकल 172 इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 172 बात करता है। ये नंबर 3 डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आर्टिकल 174 इस बारे में बात करता है। 174 कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कंपोजिशन जो है ये आर्टिकल 170 इस बारे में बात करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169 इस बारे में बात करता है। तो इसका आंसर हो गया सी हो गया। ए का 3, बी का 4, 2 का 1। According to the present constitutional provision, what can be the maximum number of members in the legislative assembly of a state? Maximum number तो दोस्तों 500 हो सकता है। मिनिमम और मिनिमम आई थिंक मिनिमम जो है 40 है, 60 है आई थिंक, 40 या 60 है, 60 है मिनिमम, 60 हो सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट है जैसे कि हिली स्टेट उन वगैरह में तो 40 होते हैं, जैसे कि अरुणाचल वगैरह में, सिक्किम वगैरह में, वो स्पेशल स्टेट है वो सब, उसमें वेरी करता है, उसमें तो 60 से भी कम होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट रीजन लेजिस्लेटिव काउंसिल in a state is constituted by the parliament on the basis of a resolution passed by the legislative assembly। बिल्कुल, ये जब लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी से जब अगर वो पास करती है तो वो पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाती है वो। और ये गलत है आई थिंक। ये आर्टिकल 368 इसके बारे में बात नहीं करता है। ये आर्टिकल 169 इस बारे में बात करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, है ना। इन विच ईयर वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? 27 है इसका आंसर। जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये 1952 में इस बारे में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? तो बिल्कुल ये काफ़ी रिपीटेड सवाल है। बलवंत राय मेहता जो कमेटी है उन्होंने ही इस बारे में बात किया था और ये 1957 में इस बारे में उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, GV राव कमेटी, जो बिल्कुल ये भी एक रिपीटेड सवाल है। GV राव कमेटी 1985 में ये बनी थी। सिंघवी कमेटी 1986 में, एंड गडगिल कमेटी जो है 1988 में, और ये थंगोन कमेटी
89, 85, 88, 89। तो डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा DCBA 29। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 1992, ये सबको याद होता है। ये पंचायती राज म्यूनसिपालिटी, ये दोनों 1992। ठीक है। द पावर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पंचायत हैव बीन discussed in the 11th schedule of the Indian Constitution. How many subjects are included under this? तो इसमें आर्टिकल, इसमें 29 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है इसमें। ये काफ़ी रिपीटेड है, ये भी QIQ वगैरह में मिल ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11th शेड्यूल जो है, शेड्यूल है, वो पंचायती राज के बारे में बात करता है। तो गांव लेवल पे क्या हो सकता है? PDS होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अनाज वगैरह जो मिलता है। टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, हाँ ये भी होता है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, हायर एजुकेशन क्या होता है, यहाँ पर देखो कि मोस्टली ये सिटी वगैरह में ही होता है, बड़े शहरों में ही होता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो पार्ट 9A वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी वही है, ये म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था? ये 1992 में हुआ था। ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेरिमेंट इन द, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि हम लोअर लेवल पे जो पावर है वो डेलीगेट करते हैं, पावर को उन्हें भी अधिकार देते हैं कि आप खुद से चीज़ों को कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, टैक्स, और वहाँ पे अपने लेवल पे, पंचायत लेवल पे डेवलपमेंट वाला वर्क कर सकते हैं। तो यही है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। प्रोविजन रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत इज इन आर्टिकल 243 डी, बिल्कुल ये सही बात है। एंड प्रोविजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इन आर्टिकल 243 बी। तो इसका 35 है, इसका आंसर हो जाएगा ये 243, ये नहीं है, ये जो है ये वाला दूसरा वाला गलत है। ये 243 के 243 इस आर्टिकल में इस बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला सही है ना। ये प्रोविजन फॉर रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इज इन आर्टिकल 243 डी, ये बिल्कुल सही है। ये 243 आर्टिकल में बात किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का। एट प्रेजेंट हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडिया। इसमें क्या है, 8 यूनियन टेरिटरी है। मैं पढ़ देता हूँ। और वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद, तो उसमें अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, एंड सिटी ऑफ दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है। 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बैन ऑन इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्शन मैटर, ये आर्टिकल 329 इस बारे में बात करता है। ये जो है आर्टिकल, ये वाला है ना। एंड प्रोविजन फॉर एडल्ट सफरेज जो है आर्टिकल 326 इस बारे में बात करता है। इलेक्शन वर्क इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये आर्टिकल 324
इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। नो पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इनरोलिंग इन द वोटर लिस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस। ये जो आर्टिकल 325 इसके बारे में बात करता है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गया, ये पावर होती है। जुडिशियल पावर, जुडिशरी के पास होती है, ये गलत है इसमें। जुडिशियल क्वासी जुडिशियल होती है। एडवाइजरी पावर भी इनके पास होती है। तो 2 वाला है वो आंसर में आएगा नहीं, 2 वाला। तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर जाएगा सी। On the basis of the recommendation of which of the following committee the use of electronic voting machine EVM was started in election in India? तो ये 1990 में, और ये दिनेश गोस्वामी कमेटी के कहने पर ये 1990 में ये स्टार्टिंग हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज is administered under the provision of which part of the Indian Constitution? 14 नंबर क्वेश्चन। ये पार्ट 10 इस बारे में बात करता है। पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल अंडर आर्टिकल 317 of the Indian Constitution, the chairman and the other members of the Joint Public Service Commission are appointed by the President of India। ये बिल्कुल सही बात है। अंडर आर्टिकल 317 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 323 the Constitution of the Constitution, it will be the duty of the Joint Public Service Commission to report to the President। ये यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होगा, यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा। वो गवर्नर को अपना जो है अपना एनुअल रिपोर्ट देते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। आंसर हो जाएगा ए। 41 हो गया। 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। ए मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड। कैसे हटाया जाता है उसको? तो ये अपॉइंट तो गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं, बट उनको हटाने के लिए क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ही उनको हटाता है, और वो भी बाय द इन्वेस्टिगेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट के बाद ही उनको हटाया जाता है ना। मतलब अपॉइंट करते हैं गवर्नर और हटाएंगे उनको कौन? तो प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी सारा बाय द गवर्नर आफ्टर पासिंग, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये कुछ चीफ मिनिस्टर का उसमें रोल नहीं होता है उसमें। तो गवर्नर आफ्टर मीटिंग बाय द हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर जाएगा सी। 43 नंबर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट रीजन है कि द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है। ये आर्टिकल 280 इसके बारे में बात करता है, द फाइनेंस कमीशन के बारे में, है ना। आर्टिकल 280 इस बारे में बात करता है ना। तो ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में दिया हुआ है। प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी हो जाएगा इसका आंसर। Religion is correct, assertion is wrong. Consider the following statement related to the work function of the Finance Commission. Article 280 Finance Commission permits withdrawal of the money from the Concerned Fund of India। ये ऐसा नहीं करता है, मनी विड्रॉल वाला काम ये नहीं करते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला फाइनेंस कमीशन इसलिए बनाई जाती है कि जो पैसा है वो कैसे स्टेट और जो है सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टू कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट्स फॉर ग्रांट्स इन एड, ये भी सही बात है। टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन वेदर यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर कलेक्ट एक्सेस एज पर द बजट प्रोविजन, ये मॉनिटरिंग का काम इनका नहीं होता है ना। वो आवंटन का काम करता है कि किस स्टेट में और किन किन जगहों पर किस दिशा में पैसे, पाँच छः क्राइटेरिया होता है, मतलब मेन जो होते हैं उनके, उन सब पे इनको पैसा देना होता है स्टेट में और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 4 नंबर गलत है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, 2 ही सही है, बी 2। 45 नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस। जीएसटी की बात कर रहा है ये, और जीएसटी जो है ये 279 है, इसमें ये 279 ए आर्टिकल, और ये जीएसटी जो है ये 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ही इसको 279 ए जो है जीएसटी इसको लाया गया है। इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एस्टेब्लिश्ड, तो ये है आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत, और ये जो है 2004 में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया है। When was the National Backward Classes Commission formed and given constitutional status, जब ये नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जब बना था 1993 में, तब इनके पास जो है, तब ये एक स्टेचुटरी बॉडी थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, जो 2018 में जो है दे दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो आर्टिकल 340 के अंदर जो है NBC है ना, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, आर्टिकल 340 इसके बारे में बात करता है। द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन आर फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले जो है सीएजी रिपोर्ट किसको देती है, सौंपती है, तो सबसे पहले ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही वो अपना रिपोर्ट देती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। Who among the following has the right to address the parliament? To the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी सीजीआई है, इनका कुछ नहीं होता, वो नहीं कर सकते। टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी नहीं करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी नहीं कर सकते हैं, पर ये अटॉर्नी जनरल जो है इनको कर सकते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं, दो उसके मेंबर नहीं होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द नेशनल कमीशन ऑफ वुमन? नेशनल कमीशन ऑफ वुमन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये।
इसके लिए एक्ट जो है 1990 में बना था और 1992 में ये पास हो गया था, है ना। 1990 में बना था और ये 1992 में ये एक्ट हो गए, पास हो गया था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज CAG मेंशन्ड? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है आर्टिकल 148 इनके बारे में बात करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ CAG? ट्रू ट्रू वाला खोजना है, कौन सा है था? प्रिपेयरिंग एंड बजट फॉर्मेशन बिफोर पार्लियामेंट, ये नहीं करते हैं। एडोप्टिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्टिफाइंग अ नेट टैक्स प्रपोजल, ये करते हैं शायद। रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये भी नहीं करते हैं। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी, वो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, तो ये भी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर ऑफ CBI एज पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? तो इसमें क्या होता है, जो हाई लेवल कमेटी होती है, एक हाई लेवल कमेटी करती है, ये नहीं प्रेसिडेंट नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसमें, पर तो हाई लेवल कमेटी जो होती है वो होती है, उसमें PM होते हैं जो अपॉइंट करती है, वो PM चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के, जो अपॉइंट करती है। PM चेयरमैन होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और कहाँ पे होता है ये? लोकसभा के, है ना। और फिर CJI भी होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और नॉमिनेटेड जज हो सकता है कोई जो इनके द्वारा नॉमिनेटेड, मतलब मान लो वो नहीं होंगे कभी, या फिर वो किसी को भेजते हैं कि आप करो। तो द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द CAG ऑफ इंडिया इज 54 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आंसर 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज विच यूजुअली, ये PIQ है, थीम बेस्ड है ये, इससे पूछता रहता है CAG से सवाल UPSC में। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? 55 का आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल होता है ये, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है। और ये आर्टिकल, ये ऑफिस जो है आर्टिकल 76 के अंतर्गत मेंशन्ड है ये ऑफिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नॉट ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज ए मेंबर ऑफ द, ये बिल्कुल, ये मेंबर ऑफ द हाउस बिल्कुल नहीं होते हैं पार्लियामेंट में। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही बात है। ही एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर, ये भी सही बात है। ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट विद इन इंडिया अंडर आर्टिकल 76, ये भी सही है। हाँ, तो इसका आंसर 56 का हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वालिफिकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द, तो ये इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। ये एज अपॉइंटेड, एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ऑफ द कंट्री, तो लॉ के बारे में मतलब उनको मस्ट है कि एक वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इतनी जो है उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट? टू एडवाइज द गवर्नमेंट, ये क्या पूरा है कि नॉट ए फंक्शन होना चाहिए, कि ये तो होता है। मैं लीगल मैटर पे जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो स्टेट को मैटर एडवाइस करता है टू परफॉर्म ए लीगल ड्यूटीशन बाय द गवर्नर, बिल्कुल गवर्नर के अंदर स्टेट के मशीनरी के अंतर्गत ही वो काम करते हैं। दूसरा एज द चेयरमैन ऑफ सालसा, चेयरमैन ये नहीं होता है, सालसा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल?
एडवोकेट जनरल के ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल 59 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा नो फिक्स्ड टर्म होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 59 का डी हो जाएगा। नीति आयोग हैज अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग से भी बार बार आता है इस पे सवाल बीपीएससी में। तो ये टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बिल्कुल है। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी है। टू एलोकेट फाइनेंस रिसोर्सेज टू स्टेट, ये फाइनेंस कमीशन इस काम को करती है, ये इसका काम नहीं है ना, नॉट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नॉट एन ऑब्जेक्टिव, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग बना कब था, ये 1 जनवरी, आई थिंक ये 1 जनवरी 2014 को बना था या 2015 को बना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ये, और ये सवाल शायद पूछ चुकी है बीपीएससी। आई थिंक 2015 में या 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी, जैसे बीजेपी को उन्होंने बनाया था इसको, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 2015 1 जनवरी 2015 को बनी थी, 2014 में बनी थी। मैं करेक्ट कर दूंगा आपको आगे वाले स्लाइड में, आगे वाले वीडियो में भी, ठीक है। तो ये सब इसका आंसर जो है वो अरविंद पनगड़िया होगा, जो पहले जो थे ना, द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। विच बॉडी रिप्लेस द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एज की, बिल्कुल ये जो है नीति आयोग से गवर्निंग काउंसिल, ये नीति आयोग ही था जिसने इसको रिप्लेस कर दिया। जैसे मोदी गवर्नमेंट आई, इन्होंने बिल्कुल जो है चीज़ों को बदल दिया, नीति आयोग बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, ये बिल्कुल ये सही है। प्रमोटिंग ह्यूमन राइट अवेयरनेस भी सही है। पनिशिंग का काम इनका नहीं है, वो कोर्ट करेगी पनिश वाला काम इनका नहीं होता है। रिव्यू द सेफगार्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ह्यूमन राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड है जो 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन द नेशनल कैन टेक अप द केस, 65 नंबर क्वेश्चन है। ऑन इट्स ओन सुओ मोटो बाय कंप्लेंट और कोर्ट ऑफ रेफरल, बिल्कुल हाँ, ये इन तरीके से कर सकता है। ये साले ओनली वन विक्टिम नहीं, बिल्कुल नहीं, ओनली का मतलब नहीं ये है, ये भी ओनली वन, बिल्कुल ये तीनों अगर खुद से भी कर सकते हैं। सुओ मोटो मतलब खुद से ही उनको, जैसे कहीं से अगर मीडिया से या कोई इन्फॉर्मर उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि कहीं पे लोगों को गलत तरीके से या फिर उनके साथ मारपीट की जा रही है, किस तरीके से उनको अत्याचार किया जा रहा है उनके ऊपर, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसमें इंटरव्यू करता है, और वो खुद से जा सकता है या फिर कोई कंप्लेन करे या फिर कोर्ट रेफर कर सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 65 का सी हो जाएगा। When was the National Commission for Women established? ये 1992 में, 1990 में
जो है वो ये फॉर्म हुआ था, और ये जो एक्ट जो बना था ये पास 1992 में हुआ था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट मॉनिटर फॉर चाइल्ड राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, बिल्कुल ये करता ही होगा, बच्चों से रिलेटेड है ये। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, ये भी करता ही होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सारे ही करता होगा। मॉनिटरिंग का क्या है, मॉनिटर तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमिटी, सेंट्रल विजिलेंस से भी, तो ये जो हुआ था ये इस्टेब्लिश्ड 1964 में, और ये संथामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। कंसिडर द असर्शन एंड रीजन, फिर से आ गया। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज इंडिपेंडेंट पावर टू प्रोसिक्यूट करप्ट ऑफिशियल्स। इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है वो, तो अगर कोई प्रोसिक्यूट है उसके ऊपर केस चलेगा कोर्ट में तभी होगी, इनके ऊपर नहीं होता है ऐसा कुछ, वो बस विजिलेंस का काम करते हैं, इलेक्शन का काम करते हैं, जांच का काम करती है ये। तो ये नहीं होगा। सीबीसी इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सीबीसी एक्ट 2003, बिल्कुल ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 70, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये जो है 1992 में बनी थी, है ना। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो पहला गलत हो गया। इट कैन इन्वेस्टिगेट मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, ये बिल्कुल सही है। रिकमेंड स्टेप्स फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैच द फॉलोइंग अथॉरिटीज विद देयर फंक्शनल अंडर द आरटीआई एक्ट, तो द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा 71 का, 71 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी, तो ए का 2 हो जाएगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, ये इससे मैच होगा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ स्टेट, स्टेट है। पब्लिक ये तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो सब आसानी है, ये दिया ही हुआ है, मैच कर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज नॉट करेक्ट, नहीं है 72, तो ये हो गया। इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है, प्रेसिडेंट नहीं है, गवर्नर करते हैं। द SIC हैज टू पावर टू इंक्वायरी इनटू मैटर अंडर RTI, बिल्कुल ये सही है, ये भी सही है। टेन्योर ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल अपॉइंट ये करती है, लेकिन ये जो उसी तर्ज पे बनी गई है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होती है, सेंटर की उन्हीं के तर्ज पे बनाई होती है, तो वो तो वहीं पे है, लेकिन अपॉइंट है को प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, गवर्नर करते हैं, तो बाकी सब सही है, ये वाला गलत है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो थैंक यू, अभी इतना ही। आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब भी करें मेरे इस चैनल को, मैं आगे भी ऐसे ही बनाऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।